हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। सर ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। हम लोग रेडिएशंस के बारे में आपको कुछ बताए हैं, यानी जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो किस प्रकार से हमारा हेल्थ में इफेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगर मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल के साथ बताऊँ, आप लोग सुने होंगे बच्चों जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम। अब देखिए क्या होता है, परमाणु बम जब किसी भी इलाके में गिराया जाता है तो उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक टाइप्स का रेडिएशंस निकलता है। वो रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो रेडिएशंस इतना खतरनाक हो सकता है बच्चों, जिससे हमारा स्किन से पेनिट्रेट होके अंदर बहुत सारा चेंजेस करके बहुत बड़ा बड़ा बीमारी फैला सकता है। यानी जो रेडिएशंस होता है, वो रेडिएशंस हमारे लिए जो हार्मफुल रेडिएशन है वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अब ये सर रेडिएशंस का सोर्स क्या क्या है, कौन कौन सा ऐसा चीज है जिस जहां से रेडिएशंस निकलता है, वो कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं नेचुरल रेडिएशन। कुछ रेडिएशन जो है बच्चों, यानी कुछ रेडिएशन तो नेचुरल है, यानी वो ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा रिलीज होता है। ऐसा रेडिएशन जो एमिट होता है वो प्रकृति के द्वारा, जिसे इंसान का कोई रोल नहीं है, जैसे कॉस्मिक रे। उसके बाद रेडियम बच्चों, ये सब नेचुरल एलिमेंट्स है। रेडियम हो, यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, ये सब नेचुरल एलिमेंट्स है, ये पाए जाते हैं नेचर में, और ये लोग रेडिएशन छोड़ते हैं। यानी इन सब से रेडिएशन निकलता है बच्चों, किसी से अल्फा, किसी से बीटा, किसी से गामा, किसी से तीनों, इन प्रकार का रेडिएशंस इन एलिमेंट्स से निकलते हैं। रेडिएशंस जो होता है बच्चों, जो रिलीज करता है जो मेटल्स, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव मेटल भी बोलते हैं, जो कि डिसइंटीग्रेशन और डीके होता है। या आप केमिस्ट्री में समझेंगे, बस ये समझना, आपको याद रखना है। रेडियम 224, यूरेनियम 235, थोरियम 232 और रेडॉन 222, ये ऐसे एलिमेंट्स है जिनसे रेडिएशंस निकलता है, यानी जिनसे रेडिएशंस एमिशंस होता है, और ये रेडिएशंस हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये नेचुरल रेडिएशन है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैन मेड रेडिएशंस, यानी ये ऐसा रेडिएशंस है जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी इंसान का रोल है इन रेडिएशंस को निकालने में। फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बच्चों, वहां पर जो होता है, जैसे ड्यूरिंग माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ थोरियम प्लेटिनम, वहां पर थोरियम और प्लेटिनम का माइनिंग किया जाता है। अब भाई इसको यहाँ पर माइनिंग अगर हम नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर पावर प्लांट में नहीं आएंगे, और पावर प्लांट में नहीं आएंगे तो यहाँ से रेडिएशंस नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पर जो थोरियम और प्लेटिनम का माइनिंग के द्वारा, यानी इनको बनाने द्वारा, या फिर इनसे कुछ चेंजेस जब हम करते हैं, तब उन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशंस निकलता है, और ये रेडिएशंस मैन मेड रेडिएशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसान का रोल है पावर प्लांट में। अब अगर अदर सोर्सेस, जैसे एक्सीडेंटल लीकेज, कोई ऐसा फैक्ट्री जहां पर एक्सीडेंटली, यानी जानबूझ के नहीं, किसी अननोन रीजन से बहुत बड़ा लीकेज हो गया, इतना लीकेज हो गया कि वहां पर रेडिएशंस फैल गया, और वो रेडिएशंस वहां के स्पीसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया। इसे हम बोलेंगे एक्सीडेंटल लीकेज। जैसे TMI, यानी 3 माइल आइलैंड, यहां पर जो है, मानिए ये एक इंडस्ट्री का नाम है, चेरनोबिल ये इंडस्ट्री का नाम है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आप लोग सुने होंगे, तो ये सब ऐसा इंडस्ट्री है जहां एक्सीडेंटली किसी तरह लीकेज हो गया, और लीकेज हो गया तो वहां से रेडिएशंस निकालना शुरू हो गया, और वो रेडिएशंस ह्यूमन के लिए खतरनाक हो सकता है। न्यूक्लियर वेस्टेज, जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मैं इसका बात करूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारा वेस्टेज, कुछ ऐसा मेटल्स या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट्स बन जाता है, या फिर कुछ ऐसा बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनसे रेडिएशंस निकलता है जो खतरनाक है। तो सर उन्हें हमें क्या करना चाहिए? मानिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में मानिए थोरियम, प्लेटिनम या फिर रेडियम, यूरेनियम, सर इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है, उन्हें क्या किया जाए? वहां से तो रेडिएशंस निकलेगा, तो हम उन्हें कलेक्ट करके कंटेनर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे बच्चों? एक कंटेनर में, और डाल के रॉक्स में लगभग हम 500 मीटर नीचे, यानी आधा किलोमीटर नीचे हम उसको
दफन कर देंगे। ये इसका अब तक का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनका जो वेस्टेज है जिससे रेडिएशंस निकलता है उसका क्या सॉल्यूशन है, आपको बोलना है 500 मीटर नीचे गड्ढा करके हम उसे कंटेनर्स में डाल के छोड़ देंगे, दफन कर देंगे। तो बच्चों ये सब रेडिएशंस का कहानी ख़त्म हो रहा है और आपको ध्यान रखना है ये जो है बहुत ही ज़्यादा नीट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है बच्चों, बट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको करना होगा। ये मैंने आपको बताया नेचुरल रेडिएशंस, ये मैन मेड और ये अदर सोर्सेस। अब आपको करना क्या है, आपको जल्दी से इसे नोट करना है, उसके बाद इससे एक और टॉपिक को हम कनेक्ट करेंगे। बच्चों जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे और देखिए मैं आपको बताऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में और उस टाइम क्या क्या हुआ। बच्चों सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन हम 1960 से 1980 के बीच मानते हैं। सर सबसे पहले बोलिए ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, आपको इतना ध्यान रखना है बच्चों 1960 से पहले या फिर 1960 तक हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में इतना पीछे थे हम बता नहीं सकते बच्चों। क्रॉप प्रोडक्शन में यानी अनाज उत्पादन में हम बहुत ही पीछे थे। हम अमेरिका जैसे देशों में निर्भर हुआ करते थे गेहूं वगैरह के लिए। लेकिन उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यानी इंडिया में अब एग्रीकल्चरल में एक इतना बड़ा बढ़ोतरी हुआ, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमने करना स्टार्ट किया कि अब हमारा स्टेटस एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ही अच्छा बन गया। 1960 से 80 के बीच में इतना अच्छा बन गया कि अब हम अपना पॉपुलेशन को भी खिला सकते थे और एक्सपोर्ट करने लायक हो गए। तो ये बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन है। अब बात यह है कि सर ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्रोकेमिकल से क्या लेना देना है, वो आप यहां समझिए। वैसे तो बहुत प्रकार का रेवोल्यूशन होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के लिए बोला जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस के लिए। ध्यान रखना ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, सोचिए इससे पहले हम क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम कर पाते थे, अपने लायक भी, अपना पॉपुलेशन के लायक भी नहीं कर पाते थे कि हम अपना क्रॉप अनाज खुद उत्पादन करके प्रोडक्शन करके हम खुद खा पाए, ऐसा नहीं था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या ऐसा हुआ कि इतना ज्यादा गुना हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, इतना फोल्ड्स में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। क्या हुआ, ध्यान दीजिए बच्चों। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने ताबड़तोड़ केमिकल्स का यूज करना स्टार्ट किया। ताबड़तोड़ मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, etc, इनका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन तभी तो आया, हमने इन चीजों को खेत में देना स्टार्ट कर दिया और जिसके कारण धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अब सर ये फर्टिलाइजर्स दिया हमने, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, वीडीसाइड, वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स जो खेत में होते हैं उन्हें मारने के लिए, फंगीसाइड फंगस के लिए, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स और सुसाइड सेल्फ के लिए। ध्यान रहे, दिल पे नाले। तो ये सारा जो है, इन सारा फर्टिलाइजर्स हो चाहे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हो, इसको हमने खेत में देना स्टार्ट किया ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। भाई अगर पेस्ट नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वीड्स नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, फंगस नहीं रहेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंसेक्ट्स, अनवांटेड इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसके चक्कर में हुआ क्या, इट किल्स टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को हमने टारगेट करके दिया वो तो मरते ही थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मानिए हमने पेस्टिसाइड्स दिया कि खेत में प्लांट के पत्ते में जो छोटे मानिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बैठ रहे हैं और पत्ता खा जाता है, जिसके चक्कर में हमारा प्लांट्स खराब हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। हमने खेत में पेस्टिसाइड देना स्टार्ट किया कि भाई पेस्टिसाइड देंगे तो जो पेस्ट है यानी जो खेत को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि खेत में कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उन्हें भी नुकसान पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पेस्टिसाइड दिया वो उन पर काम करता है और दूसरा ऑर्गेनिजम्स को भी मार देता है।
इससे क्या होगा, इट ऑल्सो हार्म्स नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, कुछ नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म्स को भी हार्म पहुंचाता है, विच आर इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल इकोसिस्टम, जो कि हमारा सॉइल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि एग्जैक्ट यही होता नहीं है। मानिए हमने डीडीटी का छिड़काव किया, किसका बच्चों, डीडीटी का, जो ताकि हमारा खेत में जो फसल वगैरह को नुकसान करने के लिए छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए। बट उस चक्कर में कुछ ऐसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स खत्म हो जाता है जो हमारा खेत के लिए ज़रूरी था, सॉइल का फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी था, तो नुकसान हो गया। हमने एक अच्छा काम किया, उसके साथ साथ एक गलत काम भी हो गया। इसे अब हमें करना क्या है, धीरे धीरे हमें इन केमिकल्स से निकलना है, हमें इन केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक में शिफ्ट होना है। जैसे गोबर हो गया, उनका मैन्योर बनाना है, खाद बनाना है, या फिर जो प्लांट्स का सड़ा गला पार्ट्स है उसे ही दोबारा सॉइल में मिक्स करना है। इसे कहते हैं हम धीरे ऑर्गेनिक बोलेंगे उसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम इनऑर्गेनिक से धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे क्या होगा, सॉइल खराब होगा, सॉइल खराब होगा तो धीरे धीरे वो सॉइल अनफर्टाइल टाइप से हो जाएगा, यानी हो सकता है अगला 50-100 साल के बाद वो सॉइल यूज करने लायक ही ना रहे। इसका मैं आपको एक और, इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो इम्प्रॉपर अगर हम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी रिसोर्स का हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई भी रिसोर्स है, मानिए वाटर है या फिर जो फसल वगैरह है, अगर हम हद से ज़्यादा उनका यूज़ करेंगे बच्चों, मानिए ग्रेजिंग हम चराते हैं, हद से ज़्यादा अगर चर गया तो भी दिक्कत है। इससे क्या होगा, सॉइल का इरोसिन जो है, सॉइल इरोसिन बढ़ जाएगा। सॉइल इरोसिन जानते हैं आप, सॉइल का ऊपर का लेयर जो है वो धीरे धीरे खराब होते जाएगा और वहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मानिए कि अगर एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स का यूज़ करेंगे, मानिए डीडीटी वगैरह का, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, तो ये सॉइल का लेयर को धीरे धीरे क्या कर देगा बच्चों, खराब कर देगा। इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह वहाँ पर नहीं रहेगा। इससे डिजर्टिफिकेशन होगा, यानी धीरे धीरे हमारा सॉइल बंजर बनेगा। क्या बनेगा? बंजर, इसे हम बोलेंगे डिजर्टिफिकेशन। अब इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज। अच्छा, मानिए अगर कोई खेत में पानी दे रहा है बच्चों और अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज जानते हैं, यानी ठीक से जो है खेत में पानी वगैरह किस हिसाब से किधर से कहाँ जाएगा, बहने का कोई उचित और अच्छे से कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, मानिए खेत है, इसमें हमने दे दिया भाई पानी, भर भर के पानी दे रहे हैं, खेत है भाई, पानी अगर आप ओवर, मानिए कहीं पर पानी ज़्यादा हो गया खेत में, कहीं ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा हो गया कम, यानी अच्छा सिस्टम नहीं है पानी बहने का, अच्छा नाला वगैरह खेत के बीच में नहीं है। और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे विदाउट अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारे पास, यानी नाली का अच्छा सिस्टम नहीं है, अगर हम उसमें पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं पर पानी जो है जम जाता है। आप ये चीज़ कहीं देखे होंगे। और जैसे ही कहीं पर पानी जमेगा बच्चों, धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर आप देखेंगे वाइटिश टाइप का, वाइट कलर का झाग बनने लगता है। अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो, अगर कहीं पर खेत में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए और देर तक रहे तो वहाँ पर झाग टाइप से बनना स्टार्ट हो जाता है। वो झाग सॉल्ट से बच्चों, क्या है? सॉल्ट्स, जो मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे ऊपर आ गया है, जो कि खेत के लिए अच्छी बात नहीं है, ना ही फसल्स के लिए, क्योंकि ये सॉइल का अपर लेयर का सैलिनिटी बढ़ा देगा, यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। भाई जो वहाँ पर जहाँ था अच्छा था, उसको हमने ऊपर ला के छोड़ दिया, तो वो सॉल्ट के ऊपर जो है, सॉइल के ऊपर सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो सॉल्ट नीचे नहीं मिलेगा, प्लांट को नीचे से चाहिए था। तो यहां भी गड़बड़ी कर दिया हमने, यानी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और अगर हम वाटर देंगे तो वाटर लॉगिंग होगा। लॉगिंग जानते हैं, यानी पानी जमा होगा, और पानी जमा होगा तो वहां पर उस जगह का सॉइल्स का सैलिनिटी यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो सॉल्ट ऊपर आ गया तो भाई दिक्कत हो गया, क्योंकि सॉल्ट को तो नीचे रहना चाहिए था। बस कुछ इतना ही बातें आपको इसमें बताया जा रहा है। और मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा जो इस लेक्चर से कनेक्टेड तो नहीं है, बट कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हमारा लेक्चर्स ज़्यादा हो रहा है बच्चों। आपको जल्दी से इसे नोट करना है, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए, मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर्स के बारे में। ये इंडिकेटर क्या है? सूचक है। सूचक है मतलब ये हमें बताएंगे कि कौन सा वाटर पॉल्यूटेड है और कौन सा वाटर फ्रेश है, ये इसका इंडिकेशन है। और कुछ स्पीसीज है जो हमें इस बात का पता लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ है फ्रेश वाटर इंडिकेटर। कौन सा वाटर बच्चों? फ्रेश वाटर इंडिकेटर। डफनिया, ट्रॉट फिश एंड लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। क्या है ये?
ये ऑर्गेनिज्म अगर कहीं मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, आप समझिए वो वाटर फ्रेश है। क्या बच्चों? फ्रेश है। यानी डैफ्निया हो, चाहे ट्रॉट फिश हो, चाहे लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई हो, अगर इनका स्पीसीज कहीं आपको किसी वाटर में ज़्यादा मिल रहा है, आप समझिए ये वाटर पॉल्यूटेड नहीं है, ये वाटर फ्रेश है। अगर इसका उल्टा मैं बोल दूं, यानी पॉल्यूटेड वाटर इंडिकेटर, अगर ट्यूबिफेक्स, ये एक प्रकार का एनिलिड्स है, यानी एनिलिडा का मेंबर है। अगर मैं बोलूं कायरोनमस लार्वा या फिर इकोलाई, सीवेज फंगस, स्लज वर्म्स, ब्लड वर्म्स, अगर ये कहीं पर मिल रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा वो वाटर पॉल्यूटेड है, वो वाटर प्रदूषित है। यानी इनका कहीं भी मिलना, हम वाटर चेक नहीं करेंगे। अगर ये मिल रहा है किसी वाटर में ज़्यादा, हमें वाटर का सैंपल लिया, अगर हमें दिख रहा है डैफ्निया है, ट्रॉट फिश है, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई अच्छे से जी रहे हैं, हम बोलेंगे वो वाटर फ्रेश है। अगर हमने किसी पानी का सैंपल लिया, लैब में देखा, अरे इसमें तो ये सब स्पीसीज मिल रहा है, ट्यूबिफेक्स मिल रहा है, इसमें कायरोनमस का लार्वा मिल रहा है, इकोलाई, सीवेज फंगस, स्लज वर्म्स, ब्लड वर्म्स मिल रहा है, हम कह देंगे ये वाटर पॉल्यूटेड है, यानी प्रदूषित है। क्या ये इंडिकेट नहीं किया? क्या इन्होंने सूचक का काम नहीं किया? क्या इन्हें इंडिकेटर की तरह काम नहीं किया? क्या ये सब के सब फ्रेश वाटर को इंडिकेट करते हैं? तो ये सब के सब पॉल्यूटेड वाटर को इंडिकेट करते हैं बच्चों। क्या हम ऐसे ही देख के बोल देंगे वाटर पॉल्यूटेड है या फ्रेश है? नहीं बच्चों, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी देख के बता देंगे कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है या फिर फ्रेश है। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं ये चीज़ का पता लगाने में, ये जो वाटर है ये पॉल्यूटेड है या फिर फ्रेश है। उसी प्रकार अगर मैं बात करें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में सबसे जो मेजर पॉल्यूटेंट्स है, आपको पता होगा सल्फर का पॉल्यूटेंट्स होता है, यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट्स है। इंडस्ट्री से निकलने वाला सबसे खराब गैस है SO2। अब मैं आपको कह दूं, अगर कहीं पर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल इलाका पहले नहीं था, अब हो गया, धीरे धीरे वहां से लाइकेन खत्म होगा। यानी किसी इलाके से लाइकेन जा रहा है, समझ जाइए वहां पर सल्फर का ऑक्साइड्स बढ़ गया है। क्या मैं कह दूं सल्फर के लिए सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है वो लाइकेन है, यानी लाइकेन जो है वो सल्फर का इंडिकेटर है। ये किस तरीके से इंडिकेट करते हैं? अगर इस माहौल में, अगर आप पढ़े होंगे डार्विन्स के थ्योरी, तो आपको पता होगा वहां पर कुछ इस प्रकार का बात भी किया जाता है। इंग्लैंड में ऐसा हुआ था, जहां पर धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां से धीरे धीरे लाइकेन का स्पीसीज गायब होते गया। अगर मैं बात करूं किसी जंगल है, वहां पर ढेर सारा लाइकेन मिल रहा है। लाइकेन बच्चों जनरली आप क्या सोचते होंगे लाइकेन को, ये जो है आपको प्लांट्स के ऊपर हिस्सा में व्हाइटिश कलर का मिलता है। तो आपको अगर कहीं पर मानिए जंगल में लाइकेन है, अच्छा है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका अगल बगल धीरे धीरे फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठेगा, तो वहाँ से धीरे धीरे बच्चों वहाँ से सल्फर रिलीज होगा और धीरे धीरे ये लाइकेन वहाँ से ख़त्म होगा। यानी लाइकेन का कहीं से विलुप्त होना इस बात का संकेत है वहाँ पर सल्फर का ऑक्साइड बढ़ चुका है। तो सल्फर के लिए इंडिकेटर है लाइकेन, और ये फ्रेश वाटर, और ये है आपका पॉल्यूटेड वाटर के लिए। वाटर कंजर्वेशन के लिए एक और मेथड खोजा गया है जिसे हम बोलते हैं ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। इसे हम इकोसैन टॉयलेट्स भी बोलते हैं, जो श्रीलंका और केरला में प्रैक्टिस किया जाता है बच्चों। ये एक ऐसा टॉयलेट है, इसको इस डिज़ाइन से बनाया जाता है। मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो टॉयलेट्स है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक्सक्रीटा रहेगा, यहाँ पर यूरिन, और यहाँ पर जो वाटर यूज़ किया जाता है ये वहाँ पर वाटर। यानी कुल मिला के जो इकोसैन टॉयलेट है या फिर ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट है, इसका जो मेन मूल मकसद है, मेन मंत्र है कि जो तीनों के तीनों है, इन तीनों को अलग रखना। यानी जो यूरिन है, यूरिन को अलग रखना, जो एक्सक्रीटा फीकल मैटर इसको अलग रखना, और जो वाटर यूज़ किया जाता है इसको अलग रखना। जब ये तीन अलग अलग तीन टैंक्स में आएंगे, हम इसे यूज़ कर सकते हैं बच्चों। इसे हम खेत वगैरह में मैन्योर फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है ड्राई कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। ध्यान रखना है ड्राई इसीलिए बोला गया क्योंकि जनरली जो टॉयलेट्स है और इधर उधर जो आप ज़्यादातर टॉयलेट्स देखते होंगे बच्चों, उसमें होता क्या है, उसमें सब के सब चीज़, यानी यूरिन हो, चाहे ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, चाहे वाटर यूज्ड हो, वो सब के सब एक ही जगह मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इन टॉयलेट्स में क्या है, यूरिन अलग यहाँ पर रहेगा आपका। अब ये मत बोलिए सर क्या अलग अलग जगह जाके यूरिन आ रहा है, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं। कुछ ऐसा सिस्टम क्या है, यूरिन आपका इसमें आ जाएगा,
डायरेक्टली यहाँ पर आपका वाटर यूज जो कर रहे हैं और यहाँ पर है एक्सक्रीटा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब हम तीनों चीज़ को अलग अलग सेपरेट कर पाएंगे तो हम इसे ले जाके खेत में एज ए फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स के रूप में यूज़ कर पाएंगे। सिंपल बात। इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, आपको बोलना है केरला में और श्रीलंका में इसका प्रैक्टिस किया जाता है। इससे क्या होगा सर, इससे वाटर कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, इससे वाटर कंजर्व हो रहा है बच्चों। क्यों वाटर कंजर्व हो रहा है, कैसे वाटर कंजर्व हो रहा है बच्चों? जनरली जो घर में टॉयलेट्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इसीलिए फ्लश कर दिया जाता है ताकि एक्सक्रीटा को हम वहाँ से ज़्यादा दूर भेज पाए। समझ रहे हैं आप, जो फ्लश वगैरह यूज़ किया जाता है ताकि हम वहाँ से उसको दूर भगा पाए। लेकिन अगर ऐसा होगा, ऐसा अगर होने से क्या फ़ायदा है, ज़्यादा फ्लश कभी ज़्यादा वाटर भी आपका यूज़ नहीं होगा, यानी वाटर भी कंजर्व हो रहा है हमारा। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है और उसका अलग अलग बेनिफिट्स भी है जिसे हम मैन्योर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं खेतों में। तो बस भाई आज का लेक्चर यहीं तक, जिसमें मैंने आपको जो भी 2-3 चीज़ें आज आपको बताया गया है, एग्रो केमिकल्स के बारे में हो या फिर जो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड बातें हो, उन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये बातें आपको अच्छे से, ये चीज़ तो आपको याद रखना बच्चों, एग्जाम में कभी कभी एज इट इज़ टपक जाते हैं और रेडिएशंस के बारे में भी। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए बच्चों। खाना पीना अच्छे से खाइए, लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए और हमें हेल्प कीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए और हाँ, जहाँ तक हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, मेहनत इस हिसाब से कीजिए कि मेहनत का कोई हिसाब ना हो, कोई जवाब ना हो, और जब रिजल्ट आए तो फिर लोग आपसे पूछेंगे आपने किस तरीके से मेहनत किया। यानी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आपका कोई वैल्यू नहीं है लोगों के सामने। यानी हमें मेहनत करना है और कब तक करना है, हमें उस वक्त तक मेहनत करना है जब तक हम सफलता को नहीं गेन कर लेते। बच्चों जब तक हम सफल नहीं होते हैं, हमारा स्टोरी कोई नहीं देखता है, हमारा बुक जो है वो कंप्लीटली कवर्ड रहता है, कोई उसे खोलने लायक नहीं है, कोई अनबॉक्स नहीं करेगा, हमारा लाइफ का स्टोरी पेंडिंग रहेगा, हमेशा कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं, फिर आपका छोटा से छोटा बात भी लोग पूछेंगे, आप किस प्रकार का मिठाई खाते थे, किस टाइप का कपड़ा पहनते थे, आपका कौन सा सोने का समय था, किस समय आप खाना खाते थे, किस समय आप टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते थे, आपका हर एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा अगर आप सफल हो जाते हैं तो। और असफल लोगों का कहानी बहुत है, लेकिन वो कहानी तभी हमें बताया जाता है। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं, वो कितना बार असफल हुए। आज हम कहानी पढ़ते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, वो कितना बार असफल हुए। आज हम कहानी पढ़ते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। आप इस पॉइंट को, इस बात को माइंड में क्यों नहीं ला रहे हैं? हम क्यों इन लोगों का सफलता का कहानी पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लोग असफल होते होते सफल हो गए। क्या यही लोग फेल हुए थे? नहीं, हजारों करोड़ों लोग डेली फेल होते हैं, लेकिन उन फेलियर्स का कोई महत्व नहीं है जब तक हम फेलियर्स को जोड़ जोड़ के सक्सेस तक नहीं पहुंच जाते। अगर आप चाहते हैं आपका भी कहानी हो, आपका भी बातचीत हो, आपको भी कहीं किसी स्टेज में बुला के आपका बायोग्राफी आपका मुंह से सुनने का कोशिश करें, आपको भी आपका हर एक पॉइंट के बारे में आपका डिस्कस हो, तो आपको करना क्या होगा बच्चों? इन संघर्ष के दिन बहुत मज़े से गुजारिए, इस संघर्ष के साथ गले लगाइए और इतना संघर्ष कीजिए कि एक दिन आपसे भी पूछेगा। लेकिन तभी पूछेगा जब हम संघर्ष से थकेंगे नहीं, हम सफल हो ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, बट मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है बच्चों। ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को मस्ती से पढ़िए, याद कीजिए, एक एक चीज़ क्लियर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर है एकदम आपके सामने, जैसे कांच पूरा क्लियर रहता है डायमंड की जैसा। इस तरीके से एकदम आपका माइंड में हर एक पॉइंट क्लियरिटी के साथ रहना चाहिए, ताकि अभी या फिर कभी जब ज़रूरत पड़ेगा तभी हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाए। लाइफ का हर एक पॉइंट ऐसा क्लियर रखिए, एक टाइम आपका टाइम ज़रूर आएगा, फिर आप उस वक्त इस वीडियो में आके मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर आज भी मेरे बारे में भी मुझे पूछा गया क्योंकि मैंने सफल हो गया। असफलता बहुत होते हैं, असफलता कॉमन है, सफलता कॉमन नहीं है। सफल बहुत कम लोग हो पाते हैं और सफल लोगों का ही असफलता का कहानी सुनाया जाता है बच्चों। आज हमें शाहरुख खान, आमिर खान और पता नहीं कौन कौन सा खान, पठान और बच्चन के बारे में सुनाया जाता है, ये कितना बार असफल हुए। क्या यही लोग असफल हुए? ना, बहुत लोग असफल हुए, लेकिन इन्होंने असफल होके सफल हो गया, तभी कहानी लिखा जाएगा।
आपका कितना बड़ा संघर्ष का कहानी हो, कितना ही बड़ा आपका जीवनी हो, कितना सिर्फ संघर्ष ही रहेगा, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं। लेकिन हाँ, इस संघर्ष करते 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 एक मोड़ में जब आपको सफलता मिल जाता है, फिर लोग आपसे पूछते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए पढ़ाई का, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।